Today we are going to see regarding Specific Relief Act. Specific Relief Act, ये एक ऐसा एक्ट है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक ऐसा लॉ है, आप यहां पे जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज में चली जाइए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एसआरए आपको कॉलेज में करवाया ही नहीं जाता। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो आपका यहां पे सब्जेक्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एलएलबी के एग्जाम देते टाइम आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कभी कुछ नहीं पता लगता। बट आप कोई भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देख लीजिए, किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देख लीजिए, इट इज इन ऑल स्टेट जुडिशरीज, सभी की सभी स्टेट जुडिशरीज में ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब आज हम यहां पे इसका बेसिक ओवरव्यू समझेंगे कि सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली है क्या, और ये जब आया था तो इसको लेके आने की क्या जरूरत पड़ी, क्या ये यहां पे एक सिविल लॉ है या फिर क्रिमिनल लॉ है। सो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 जो हमने यहां पे देखना है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक यहां पे सिविल लॉ है, इट इज अ सिविल लॉ। अब अगर हमें यह पता लग गया कि ये सिविल लॉ है, तो अब मुझे यह बताइए कि क्या ये एक सब्सटेंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस भी देखना होगा। बेसिकली यहां पे दो तरह के लॉज होते हैं, एक तो होता है प्रोसीजरल लॉ, एक तो होता है प्रोसीजरल लॉ, एंड सेकेंडली वी हैव सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, अगर हम लॉ को डिवाइड करते हैं, अगर हम लॉ को डिवाइड करते हैं तो लॉ को हम बेसिकली इन दो कैटेगरीज में डिफाइन कर देते हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? वन इज प्रोसीजरल लॉ एंड अनदर इज सब्सटेंटिव लॉ। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि हमें यह तो पता लग चुका है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यहां पे एक सिविल लॉ है, एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ का प्रोसीजर कौन से एक्ट में दिया गया हुआ है? सिविल लॉ का जो प्रोसीजरल पूरा है वो कौन से कोड में दिया गया हुआ है? टेल मी। पूरा के पूरे सिविल प्रोसीजर बता ही दिया मैंने, सीपीसी में। वेरी गुड। तो अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे बात करें कि व्हेन वी डिवाइड लॉ, जब हम यहां पे लॉ को डिवाइड करते हैं तो एक तो होता है यहां पे प्रोसीजरल लॉ, दूसरा होता है यहां पे सब्सटेंटिव लॉ। और अगर हम सिविल लॉ में बात करें तो प्रोसीजरल लॉ है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी 1908, राइट। ये हो गया आपका प्रोसीजरल लॉ। अगर हम बात करते हैं सब्सटेंटिव लॉ की, तो सिविल के कैटेगराइज में यहां पे सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है? इट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जहां पे आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज दी गई होती हैं। जिन बच्चों को यहां पे प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में डिफरेंस नहीं पता, उनको मैं बताता हूं। प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो आपको यह बताता है कि आपको कोर्ट में कैसे जाना है, आपको कोर्ट में पिटीशन किस तरह से फाइल करनी है, पिटीशन फाइल करते टाइम आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अब जब आपने पिटीशन फाइल कर दी तो हियरिंग कैसे होगी, फर्स्ट हियरिंग में आपने किस किस तरह के एविडेंसेस लेके जाने हैं, आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से होंगे, ये सब कुछ तो होता है आपका प्रोसीजरल लॉ में। बट जो आपके राइट्स होते हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि आपका कोई राइट वायलेट हो चुका है और अब आप कोर्ट में जाइए, वो राइट्स आपको दिए गए होते हैं सब्सटेंटिव लॉ में। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो अगर मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लूं कि यहां पे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरा आपके साथ, और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ब्रीच कर दिया, तो क्या आपके पास एक राइट नहीं था कि यहां पे मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूं? बताइए मुझे, आपके पास वो राइट था या कि नहीं था कि सर ने हमारे साथ ये एक कॉन्ट्रैक्ट किया था बट अब सर ने वो ब्रीच कर दिया? ये राइट था ना आपके पास?
जैसे ही ये मैंने राइट यहां पे ये जो मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, एक राइट मैंने वॉयलेट कर दिया, यानी कि आपके पास एक लीगल राइट था, आपके पास एक लीगल राइट था कि कॉन्ट्रैक्ट यहां पे कंप्लीट होना चाहिए, कि सर ने यहां पे देव सर ने हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब देव सर का यहां पे स्टूडेंट्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहां पे ब्रीच कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहां पे ब्रीच कर दिया, तो मतलब क्या होगा इसका, मतलब क्या होगा इसका, इट मींस यहां पे आपका जो लीगल राइट था वो यहां पे वॉयलेट हो गया। अब जैसे ही आपका लीगल राइट वॉयलेट होगा, आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा। अब इस कॉज ऑफ एक्शन के साथ आप जाओगे कोर्ट में, आप जाओगे कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की यहां पे हमारा पास एक लीगल राइट था, जो लीगल राइट यहां पे वॉयलेट हुआ, देव सर ने वो लीगल राइट को वॉयलेट किया और अब हम जा रहे हैं कोर्ट में, राइट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये लीगल राइट था वो आपको कौन से एक्ट में मिला, ये लीगल राइट आपको कौन से एक्ट में मिला, क्या ये आपको सीपीसी में मिला या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिला। तो ये जो आपका राइट था वो आपको कहां पे मिला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिला। यानी कि सब्सटेंटिव लॉस कौन से होते हैं, जहां पे राइट्स एंड लायबिलिटीज यहां पे दी गई होती हैं, जहां पे पार्टीज की राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में दिया गया होता है। और प्रोसीजरल लॉ को कब क्या होता है कि जब आपका वही राइट वॉयलेट हो जाए, आपका जब वो राइट वॉयलेट हो जाए, तो अब आप यहां पे कोर्ट में कैसे आओगे वो आपको बताता है प्रोसीजरल लॉ, यानी कि सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। क्लियर हुई यहां तक बात। अब मैं आपको यहां पे ये बात करूंगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यहां पे एक ऐसा लॉ है जिसके रिगार्डिंग आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एसआरए एक सब्सटेंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सर एक्चुअली हमें पहले ये बताइए कि एसआरए की जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये होता क्या है, उसके बाद हम आंसर करेंगे आपकी बात का कि ये प्रोसीजरल लॉ है या फिर एक सब्सटेंटिव लॉ है, राइट। चलो जी, अब हम ये बात करते हैं कि ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ब्रीच हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ब्रीच हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो ए ने बी के अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल कर दिया, ए ने बी के अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल कर दिया। अब इस सूट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये उसने सूट फाइल किया कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था वो इसने ब्रीच कर दिया। अब इस सूट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या रिलीफ मिल सकता है ए को, बताइए मुझे। अगर इसके पूरी हेयरिंग जब हो गई, इसकी यहां पे पूरी हेयरिंग हो गई और ए ने यहां पे ये केस जीत लिया, कोर्ट ने बोल दिया कि बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, ए के फेवर में ये डिसीजन आ चुका है। बट कोर्ट यहां पे उसको क्या देगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सूट फाइल किया गया है तो कोर्ट यहां पे उसको क्या देगा, कोर्ट यहां पे उसको अवॉर्ड करेगा डैमेजेस या फिर कॉम्पेंसेशन भी आप इसको बोल सकते हो, कि कोर्ट आपको यहां पे ए को डैमेजेस दे देगा, ए को यहां पे डैमेजेस दे देगा कि चलो कोई बात नहीं, बी अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा है, बी को अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना चाहिए था, वो गलत है,
बट वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम आपके लिए एक डिसीजन दे देते हैं कि आपको यहां इतनी कॉम्पेंसेशन या फिर इतनी डैमेजेस मिल जाएंगी, और ये यहां पे ये डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन लेके अपने घर चला जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा। बट ये राइट आपको कहां मिला? ये राइट आपको मिला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर इसी केस में ए ने ये देखा कि यार डैमेजेस मिलने से मुझे यहां पे प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मुझे यह बताया हुआ था कि मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं, मैंने डैमेजेस क्लेम कर लिए, बट यहां पे ए अनसेटिस्फाइड है, ए यहां पे अनसेटिस्फाइड है कि मैंने पहले बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने 2 से 3 साल यहां पे एक काम भी किया उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का, बट लेटर ऑन हुआ क्या, इतनी मेहनत करने के बाद भी बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। अब यहां पे जब मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट ने डिसीजन भी मेरे फेवर में ही दिया, बट वो डिसीजन में आपको मिल क्या रहे, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस। तो ये जब घर पे आया इसको लगा कि मैं तो अनसेटिस्फाइड हूं, मुझे यहां पे जो रिलीफ चाहिए था वो ये था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फुलफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि जो आपने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप बी को ये बोलो कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करे, उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मैं सिर्फ पैसे लेके घर नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा फुलफिल हो। बट ये राइट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो आपके पास है ही नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो आपके पास ये राइट है ही नहीं कि आप जाके ये बोलो कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके दो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस ले सकते थे। उसी कारण जब आपके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स यानी कि सिविल राइट्स जब फुलफिल नहीं होते हैं, जब आपके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स यानी कि सिविल राइट्स फुलफिल जब नहीं होते हैं, उसके लिए यहां पे पार्लियामेंट को यह लगा कि सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के साथ इनका यहां पे कोई काम नहीं बनेगा, हमें एक एडिशनल रेमेडी इनको देनी होगी, एक एडिशनल रेमेडी भी इनको देनी होगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते थे, बट ये डैमेजेस क्लेम करने से आपका घर तो नहीं बैठेगा। अगर मैं आपके साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट करूं, राइट, चलो एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा, एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपको 3 महीने के अंदर अंदर पूरा जुडिशरी का कोर्स करवाऊंगा, ओके, राइट। और आपने मुझे बोल दिया कि सर आप 3 महीने में पूरा जुडिशरी का कोर्स करवा दीजिए, ये पकड़ीजिए पैसे, फीस आप सब लोगों ने मुझे पहले ही दे दी, आप सब लोगों ने मुझे पहले ही फीस दे दी कि सर ना हमारे फेवरेट हैं, शायद हूं कि नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है, बट आप लोगों ने मुझे पहले ही फीस दे दी कि सर ने 3 महीने के अंदर अंदर पूरे जुडिशरी का कोर्स करवा देंगे, मैंने भी सारे पैसे ले लिए। बट जब यहां पे मैं पढ़ाने लगा आपको, तो मैं बीच में छुट्टियां ले रहा हूं, मैं कोर्स करवा नहीं रहा हूं, मेरी नीयत बदल गई, मैंने देखा कि पैसे तो मेरे पास आ चुके हैं, अब यहां पे अपने आप पढ़ते रहेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, टेल मी। चलो जी, अब यहां पे आप चले गए कोर्ट में, कोर्ट में जाके आपने बोला कि मोंगा सर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था बट पढ़ा नहीं रहे हैं, और कोर्ट ने मुझे बोल दिया कि आप इनकी फीस वापस कीजिए, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या था कि आप ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस ले सकते हो,
आप इनकी फीस वापस कीजिए। राइट, मैंने सारी की सारी फीस आपकी वापस कर दी, बट इस पूरे केस में ऑलरेडी 3 महीने हो चुके थे और आपका एग्जाम था 10 दिन में। 10 दिन में आपका एग्जाम था, तो आपका तो लॉस हो गया। आपका तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? आपको डैमेजेस लेने से क्या आप सेटिस्फाई हो जाओगे? आपको यहां पे डैमेजेस मिले कि फीस वापस मिले, तो क्या सेटिस्फाई हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका यहां पे मकसद था कि विद इन 3 मंथ्स यहां पे पूरी जुडिशरी का कोर्स सर करवा देंगे। तो आपको एक्चुअल रेमेडी क्या चाहिए थी? आपको एक्चुअल रेमेडी चाहिए थी कि यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो फुलफिल होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो, हमें ये रेमेडी चाहिए। बट ये रेमेडी आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं थी। ये रेमेडी आपको देता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको ये रेमेडी देता है कि आप यहां पे जब सूट फाइल करोगे, तो आप यहां पे सूट फाइल करोगे अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एंड यू विल क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि हमें यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट टोटली वैसे के वैसे परफॉर्म करके दीजिए, हमें सिर्फ डैमेजेस नहीं चाहिए। इसी कारण यहां पे एसआरए की एग्जिस्टेंस हुई कि पार्टीज को एक एडिशनल रेमेडी दी जाए, एक एडिशनल रेमेडी दी जाए। क्या ओवरव्यू में इतना सा समझ आया कि एसआरए सब्जेक्ट लाया क्यों गया था? एसआरए सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस क्यों हुई थी? अब मुझे यह बताओ, हमारा जो क्वेश्चन था कि एसआरए एक प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है, जो हमारा क्वेश्चन था। प्रोसीजरल लॉ में क्या देते हैं? प्रोसीजरल लॉ में हमें बताया जाता है कि आपको कोर्ट में कैसे जाना है, कोर्ट में जाके आपको किस तरह की पिटीशन फाइल करनी है, किस तरह से आप अपील फाइल करोगे, ये सब कुछ। राइट, बट अगर हम बात करें सब्सटेंटिव लॉज की, वहां पे हमारे राइट्स दिए गए होते हैं। तो क्या एसआरए में आपको कोई राइट दिया गया है? एसआरए में आपको कोई राइट दिया गया है या नहीं दिया गया? टेल मी। एसआरए में आपको कोई राइट दिया गया है या फिर नहीं दिया गया? क्या दिया गया आपको एसआरए में? एसआरए में आपको यहां पे प्रोवाइड की गई है एडिशनल रेमेडीज। एडिशनल रेमेडीज, राइट, एडिशनल रेमेडीज। जब भी आप कोर्ट में जाते हो तो एक प्लेंट फाइल करते हो। जब भी आप कोर्ट में जाते हो और आपको सूट फाइल करना है, आप एक प्लेंट फाइल करोगे। प्लेंट जाके वहां पे दोगे कि मेरा एक लीगल राइट था, मेरा ये एक लीगल राइट था जो वायलेट हो चुके हैं, इस कारण मुझे ये करके ये रिलीफ दे दीजिए। अब जो ये आप प्लेंट लिखते हो, जो आप ये प्लेंट लिखते हो, तो उस प्लेंट में आप लास्ट में एक प्रेयर करते हो। लास्ट में एक प्रेयर करते हो कोर्ट को। कोर्ट को आप प्रे करते हो दैट आई नीड दिस काइंड ऑफ द रिलीफ इन दिस पर्टिकुलर केस। क्या कर रहे हो आप? कि मुझे यहां पे आई नीड दिस रेमेडी इन दिस सूट, कि ये मैंने एक सूट फाइल किया है, यहां पे मैंने एक सूट फाइल किया है, और उस सूट फाइल करने का रीजन ये है कि मुझे यहां पे एक रेमेडी चाहिए, मुझे यहां पे एक रेमेडी चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हम यहां पे एडिशनल रेमेडी की बात कर रहे हैं, तो एडिशनल रेमेडी भी आप प्लेंट में लिखोगे?
कि मुझे यहां पे एक एडिशनल रेमेडी चाहिए जो कि एसआरए में प्रोवाइडेड है। प्लेंट में लिखोगे ना, कोर्ट को बताओगे ना, कोर्ट को बताओगे ना कि हम आपके पास क्यों आए हैं। आप कोर्ट में जा रहे हो, जज साहब को कैसे पता लगेगा कि आप क्यों आए हो? आप कोर्ट में जाके बता रहे हो कि मेरा उस बंदे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया। अब जब कॉज ऑफ एक्शन आया तो मैं कोर्ट में आ गया। कोर्ट में जाके आपने एक प्लेंट फाइल कर दी, प्लेंट में आपने यहां पे रिलीफ मांग लिया, प्लेंट में आपने रिलीफ मांग लिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस केस में डैमेजेस भी चाहिए, मुझे इस केस में एडिशनल रेमेडी भी चाहिए। तो क्वेश्चन वही है मेरा कि अगर आप इस चीज को, रेमेडी को प्लेंट से प्लेंट में मांग रहे हो, कोर्ट में जाके मांग रहे हो, तो ये क्या है? ये क्या है? क्या आपको कहीं से भी कोई राइट मिला? नहीं मिला। आप यहां पे प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हो कि आपको इस रेमेडी को लिखना पड़ेगा इस प्लेंट में, तो आपको ये रिलीफ मिल जाएगा, तो आपको ये रिलीफ मिल जाएगा। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? एसआरए यहां पे किसका पार्ट हो जाएगा? क्या एसआरए ने आपको कोई राइट दिया? नहीं दिया। एसआरए ने आपको क्या दिया? एक रेमेडी दी। वो रेमेडी आप कहां पे जाके मांगोगे? जब आप सीपीसी में पेटिशन फाइल करोगे कोर्ट में जाके। तो एसआरए क्या होगा? एसआरए इज अ प्रोसीजरल लॉ। एसआरए इज अ प्रोसीजरल लॉ, क्योंकि एसआरए हमें कोई भी राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं दे रहा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल रेमेडी दे रहा है। क्लियर हुई यहां तक बात? किसी को कोई डाउट? चलो जी, इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं, अब हमें एसआरए का पता लग चुका है कि जनरली एसआरए क्या है। जनरली एसआरए है प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। बट एसआरए में ना एक सेक्शन दिया गया हुआ है, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 दिया गया हुआ है, जहां पे बात करते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन की। आपको इतना नहीं समझना, अभी अभी आप ओवरव्यू में हो। आपको ये देखना है कि एक रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात की गई हुई है कि अगर आपकी जमीन, अगर आपकी लैंड जिसके ऊपर टाइटल आपका है, जिसके ओनर आप हो, अगर वो लैंड कोई और आपसे ले गया, आपको डिस्पोजेशन कर दिया। एग्जांपल ही दे रहा हूं, मान लीजिए ये एरिया मेरा है, ओके, और ये एरिया मेरा ही है, ये एरिया मेरा है, ऑलराइट। अभी यहां पे कोई आए और वो मुझे पकड़ के बाहर ले जाए कि आज से ये जगह मेरी हो जाएगी, आपकी ही रहेगी, आज से ये सारा का सारा जो एरिया है, जो लैंड है, वो उसकी हो जाएगी। मुझे उसने क्या कर दिया? मुझे उसने क्या कर दिया? डिस्पोसेस कर दिया। मेरी पोजेशन से निकाल के मुझे उसने क्या कर दिया? डिस्पोसेस कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके पास एक घर था, आपको आपके घर से अगर कोई निकाल रहा है तो वो आपको क्या कर रहे हैं? वो आपको डिस्पोसेस कर रहे हैं। अब यहां पे जब डिस्पोसेस हो गया, इस डिस्पोसेस करने से अब आप कोर्ट में जाओगे किस चीज के लिए? किस चीज के लिए जाओगे कोर्ट में? कि मुझे अपने घर की पोजेशन वापस चाहिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन, कि जो पोजेशन पहले मेरे पास थी उसको यहां पे रिकवर करना है मुझे, उसको यहां पे मुझे रिकवर करना है। इस केस में, इस केस में सेक्शन 6 आपको एक राइट दे रहा है
कि आप इस केस में सूट फाइल करके अपनी पोजेशन को ले सकते हो। आपको यहां पे एक राइट दे रहा है जो राइट कहीं भी नहीं था, ना ये राइट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, ना ही किसी और लॉ में दिया गया होता। अगर आपको आपके घर से कोई निकाल रहा है और आपने अपने घर की यहां पे पोजेशन को रिकवर कर रहे हैं, तो आप यहां पे सूट फाइल करोगे सेक्शन 6 ऑफ द एसआरए में। तो हम यहां पे ये क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि सर अभी अभी आपने बताया कि एसआरए जनरली एक प्रोसीजरल लॉ है, बट एसआरए में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6, जो कि आपको एक लीगल राइट भी देता है, जो कि आपको एक लीगल राइट भी देता है। अब अगर ये राइट देता है तो ये क्या है? अगर किसी लॉ में हमें कोई लीगल राइट मिल रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव लॉ या फिर प्रोसीजरल लॉ? सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे एसआरए इज जनरली अ प्रोसीजरल लॉ, is generally a procedural law, but there is one exception, एक ऐसी एक्सेप्शन है, that is section number 6, जहां पे एसआरए एक सब्सटेंटिव लॉ का काम भी करता है, एक सब्सटेंटिव लॉ का काम भी करता है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर एवरीवन? अभी आपको सेक्शन 6 नहीं समझना, सेक्शन 6 अभी आपको समझना नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि जनरली अगर हम एसआरए की बात करते हैं तो एसआरए एक प्रोसीजरल लॉ है, बट एसआरए में एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 6, जहां पे हमें एक लीगल राइट भी मिला हुआ है, जिस कारण हम एसआरए को क्या बोल देते हैं कि ये सब्सटेंटिव लॉ भी थोड़ा सा देता है, कि ये यहां पे सब्सटेंटिव लॉ का प्रोविजन भी यहां पे देता है, राइट? अभी सेक्शन 6 के अंदर डेप्थ में नहीं जाना, आपने सिर्फ ओवरव्यू समझना है। ऑलराइट, मोहन मनचंदा जी, बेसिकली आपका आंसर कर देता हूं मैं। सेक्शन 6 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है, बट अभी आपको इसमें जाना नहीं है। क्लियर? तो आप जब यहां पे प्रीलिम्स में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि एसआरए एक प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, या फिर बोथ, तो क्या आंसर करोगे? अगर प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन आता है कि एसआरए इज अ प्रोसीजरल लॉ, एसआरए इज अ सब्सटेंटिव लॉ, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज बोथ, तो आंसर क्या दोगे? आंसर क्या दोगे? आपने आंसर ये कहां पे देना है? एज पर द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूं मैं। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जब भी आप आंसर देते हो, जब भी आप आंसर देते हो प्रीलिम्स में, तो जनरली जो यहां पे जिस तरह से उस लॉ को कैटेगराइज किया गया होता है, जनरली कि एक्चुअली में बाहर से देखने से वो लॉ क्या है, वो क्या है? इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। जब भी आप यहां पे प्रीलिम्स की बात करोगे तो प्रीलिम्स में आप आंसर करके आओगे इसका प्रोसीजरल लॉ, बट वहीं पे अगर मेंस में आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? तब आप यहां पे पूरा का पूरा लॉ समझा के आओगे कि अगर हम बात करते हैं जनरली, तो जनरली ये एक प्रोसीजरल लॉ है, बट सेक्शन 6 है जो एक एक्सेप्शन है, जिस कारण ये एक सब्सटेंटिव लॉ भी बन जाता है, जिस कारण ये एक सब्सटेंटिव लॉ भी बन जाता है। क्लियर हुई बात? अब ये जो मैंने आपको बताई है ना चीज, इसको याद रखना आप लोगों को, इसको याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एसआरए प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है। प्रीलिम्स में आपको आंसर करके आना है कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है, बट एज पर द मेंस आपको ये दोनों कंसेप्ट समझा के आने हैं। ऑलराइट, चलो जी। देखिए, इंडिपेंडेंस कब हुआ था अपना देश? अपना इंडिपेंडेंस डे कब है? 15
अगस्त। और कौन से ईयर की बात है ये? 1947। 1947, राइट। नाउ सी, 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त से पहले हमारा जो लॉ था वो किसके अकॉर्डिंग चलता था? बेसिकली जितना भी यहां पे सिविल लॉ था ना, वो एज पर द ब्रिटिश लॉ चलता था, यानी कि कॉमन लॉ चलता था। कॉमन लॉ का मतलब है वो सारा का सारा लॉ जो कि ब्रिटिश में यूज किया जाता था, यूके में यूज किया जाता था, वो सारा का सारा लॉ हम इंडिया में भी यूज करने लग गए। कि अगर ब्रिटिश में इस तरह से लॉ अप्लाई हो रहा है तो उसको हम इंडिया में भी ले आए। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कॉमन लॉ के साथ ही इंडिया में आया, सेम टू सेम है, बिल्कुल कॉमन लॉ के साथ ही इंडिया में आया, राइट। उसी तरह से जब हमें यह पता लगा कि सिर्फ यहां पे कॉमन लॉ से हमारा काम नहीं बन रहा, सिर्फ हमारा यहां पे कॉमन लॉ से बात काम नहीं बन रहा, हमें क्या चाहिए? हमें कुछ एडिशनल रेमेडीज भी चाहिए, एडिशनल रेमेडीज भी चाहिए, यानी कि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, हमें यह फील हुआ कि हमें कुछ एडिशनल रेमेडीज चाहिए, एडिशनल रेमेडीज चाहिए। तो एडिशनल रेमेडीज हम ले आए इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ओरिजिन क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्यों लेके आए गए? उसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन यहां पे है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी करने के लिए पार्टीज में यहां पे जस्टिस हो, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करवाना है तो मुझे यहां पे तब जस्टिस मिलेगा, उस नीड को फुलफिल करने के लिए, कि जो इंटेंशंस थी पार्टी की कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा फुलफिल करना है, उसको फुलफिल करने के लिए हम एसआरए लेकर आए। दैट इज द ओरिजिन ऑफ एसआरए। ये है आपका ओरिजिन ऑफ एसआरए, की इस कारण एसआरए लॉ बनाया गया है, इस कारण एसआरए बनाया गया है। क्लियर हुई यहां पे बात? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन, एक सिचुएशन की बात करेंगे। ऑल राइट, ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है। अब ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, ए ने बी के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया। अब अगर ए को चाहिए डैमेजेस, कि जो इसने ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है उसके बदले मुझे कुछ डैमेजेस चाहिए, तो आप ये सूट कौन से एक्ट में फाइल करोगे? बताओ मुझे, आप ये सूट कौन से एक्ट में फाइल करोगे? बताओ मुझे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, राइट राइट। अब आपको यहां पे डैमेजेस के साथ साथ कोई एडिशनल रेमेडी भी चाहिए, एडिशनल रेमेडी भी चाहिए। हम अज्यूम कर लेते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको ये भी चाहिए, तो आप सूट
ये जो आपकी रेमेडी आपको कहां पे मिलेगी? एसआरए में मिलेगी। बट व्हेनेवर यू फाइल द सूट, जब भी आप सूट फाइल करते हो तो आप डैमेजेस तो मांगते ही हो ना, डैमेजेस तो मांगते ही हो, राइट? इसके लिए आपको एसआरए में सूट फाइल करना पड़ेगा। बट बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप अपनी पिटीशन में लिख रहे हो कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से यहां पे डैमेजेस चाहिए और एडिशनल रेमेडी चाहिए फ्रॉम द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आपको ये सूट स्पेशली एसआरए में भी फाइल करना पड़ेगा, स्पेशली एसआरए में भी फाइल करना पड़ेगा। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आपने ये सूट फाइल कर दिया और इस सूट में आपने लिख दिया कि आपको डैमेजेस चाहिए, आपने अपनी प्रेयर में लिख दिया कि आपको डैमेजेस चाहिए, और जब यहां पे कोर्ट का डिसीजन आना था, पूरे ट्रायल के बाद जब यहां पे कोर्ट का डिसीजन आना था, तो कोर्ट ने देखा कि मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता था, मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता था। इस केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाती, बट आपने वो रिलीफ मेरे से मांगा ही नहीं। तो क्या कोर्ट यहां पे खुद चल के आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकता है या नहीं दे सकता? टेल मी। आपने वो रिलीफ नहीं मांगा, आपने वो रिलीफ नहीं मांगा, तो क्या कोर्ट खुद चल के आपको वो रिलीफ दे देगा? खुद चल के वो रिलीफ दे देगा? कभी भी नहीं देगा, नेवर, नेवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दैट यू हैव टू प्लीड दिस पर्टिकुलर रिलीफ। आपको ये जो रिलीफ है ना, जो एडिशनल रिलीफ है, आपको वो स्पेसिफिकली यू हैव टू स्पेसिफिकली अलग से आपको फाइल करनी पड़ेगी एक प्ली फॉर दिस एडिशनल रेमेडी, फॉर दिस एडिशनल रेमेडी। अगर आपने अपनी पिटीशन में, अपनी प्रेयर में ये रिलीफ नहीं मांगा, तो कोर्ट आपको ये रिलीफ कभी भी नहीं देगा। इसमें मैं आपको ये बोल रहा हूं, किसी, अगर आप एक कोर्ट हो, आप जज बन चुके हो, आपके पास कोई केस आया, आपने वो केस की पूरी हियरिंग कर ली, राइट आकांक्षा? आप जज हो और आप जज बनोगे भी, जल्दी बन जाओगे, और आपने उसकी पूरी की पूरी हियरिंग कर ली। लेटर ऑन जब आपने यहां पे डिसीजन देना था, तो आपको लगा कि एज पर द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस, इनको मैं यहां पे एक एडिशनल रेमेडी भी दे सकती थी, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है। अगर ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में केस फाइल करते और वहां पे लिखते कि मुझे ये रेमेडी भी चाहिए, तो मैं इसको दे सकती थी इस फैक्ट्स के, इस केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। बट वो बंदे ने आपसे वो रिलीफ मांगा नहीं है, तो क्या आप इतने दयालु बन जाओगे कि खुद चल के उसको रेमेडी दे दोगे? कि जब भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से कोई रिलीफ चाहिए, तो आपको अलग से प्ली फाइल करनी पड़ती है कि मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये रिलीफ भी लेना चाहता हूं। अगर वो रिलीफ अब आपको कोर्ट दे सकती है, तभी आपको देगी। बट अगर आप नहीं मांग रहे हो, तो आपको वो रिलीफ नहीं मिलेगा। क्लियर हुई बात? तो क्या एसआरए का मुकदमा अलग से फाइल करना पड़ेगा? नो। जब भी आप कोई केस फाइल करते हो, आप 2-3 सेक्शंस में इकट्ठे कर सकते हो। जैसे ही आपने केस फाइल किया, आप यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एसआरए के एक ही केस फाइल कर सकते हो, और उसी पर्टिकुलर केस में आप दोनों रिलीफ मांग रहे हो। क्लियर हुई बात? जब आपने ये पिटीशन फाइल की, तो आप पिटीशन में लिखोगे कि एज पर सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये यहां पे ब्रीच हुआ है, जिस कारण मुझे डैमेजेस मिलने चाहिए। और उसी आप प्रेयर में लिखोगे कि एज पर सेक्शन 20 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मुझे यहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए। केस अलग अलग फाइल नहीं करोगे, केस एक ही फाइल करोगे, एक ही केस फाइल करोगे,
बट उसमें आपको एक अलग से प्ली लिखनी पड़ेगी कि आप ये रेमेडी भी मांग रहे हो। क्लियर हुई बात? अगर आपने नहीं मांगा एंड इफ द कोर्ट सीम्स फिट, तब नहीं मिलेगा। कोर्ट को जो मर्जी लगता रहे, अगर आप नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलीफ्स गिवन इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सर आपने हमें बताया कि एसआरए हमें एक एडिशनल रेमेडी देता है। एसआरए हमें एक एडिशनल रेमेडी देता है। तो सर सिर्फ एक रेमेडी के लिए, एक रेमेडी के लिए ये यहां पे एक अलग से एक्ट बनाने की क्या जरूरत थी? इस रेमेडी को अमेंडमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐड कर देते। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? आप बताइए मुझे। अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, लॉ बनाने की पावर आपके पास है, तो सिर्फ एक रिलीफ को ऐड करने के लिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको ऐड कर देते। राइट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐड कर देते एक एडिशनल रेमेडी के लिए। बट जब यहां पे ये एक एडिशनल रेमेडी देने की बात की गई, तो ये नोटिस किया गया कि और भी बहुत सारे रिलीफ्स हैं जो कि हमें पार्टीज को देने पड़ेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे रिलीफ्स हैं जो कि किसी भी एक्ट में नहीं दिए गए हुए। और अगर हमने ये सारे के सारे रिलीफ अमेंडमेंट करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐड कर दिए या फिर टॉर्ट्स में ऐड कर दिए, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिकली सिचुएशन बन जाएगी। इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अलग से बनाया गया। अब सर कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो एसआरए हमें प्रोवाइड करता है? जो एसआरए हमें प्रोवाइड करता है, रोहित गुप्ता, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोर्ट नहीं देगा। चाहे कोर्ट को लगता भी हो कि ये रेमेडी आपको मिल सकती थी, बट अगर आपने वो प्ली नहीं मांगी तो वो नहीं मिलेगी। ओके, गॉट इट? तो अब हम यहां पे देखेंगे कि सर ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जो एसआरए हमें देता है। नंबर 1, रिकवरी ऑफ पोजेशन। रिकवरी ऑफ पोजेशन। आपके पास एक लैंड है जो आपकी पोजेशन में है। आपके पास एक लैंड है जो आपकी पोजेशन में है। अब उस लैंड से आपको डिस्पोसेस कर दिया गया। उस लैंड से आपको डिस्पोसेस कर दिया गया, राइट? अब यहां पे इस लैंड को वापस लेने का जो राइट है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकवरी ऑफ पोजेशन। रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब ये यहां पे जो पोजेशन की बात कर रहे हैं, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। राइट, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। अगर आपकी लैंड की बात करूं तो लैंड क्या होता है? लैंड इज अ मूवेबल और इमूवेबल? लैंड इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन नंबर 5 and 6 of the SRA talks about the recovery of possession in the case of immovable property. In the case of immovable property, right? और अगर हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन वापस लेने के लिए, तो सेक्शन नंबर 7 and 8 of the SRA talks about Section number 7 and 8 of the SRA talks about recovery of possession in the case of the movable property. क्लियर हुई यहां तक बात? चलो जी, रेमेडी नंबर 2। रेमेडी नंबर 2 जिसकी हम बात करते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर
9 से लेके सेक्शन नंबर 25 ऑफ द SRA टॉक्स अबाउट इट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर यहां पे ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ए यहां पे बी को बोल रहा है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, कि मैं आपको यहां पे 1 करोड़ रुपया दूंगा, और बी यहां पे ए को एक बिल्डिंग बनाकर देगा, एक बिल्डिंग बनाकर देगा, राइट? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हुआ? अब यहां पे बी ने ये बिल्डिंग बना के नहीं दी, बी ये बोल रहा है कि मैं ये बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, मैं ये बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा। तो कोर्ट यहां पे क्या बोलेगी उसको? टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली। आपके ऊपर यहां पे एक ऑब्लिगेशन लग जाएगी, एक ऑब्लिगेशन लग जाएगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो, इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो, 1 करोड़ रुपया उससे लो और ये बिल्डिंग बना कर दो। आपने सिर्फ डैमेजेस नहीं देने हैं, आपको ये यहां पे बिल्डिंग बनाकर देनी पड़ेगी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? चलो जी, अब यहां पे आप एक चीज समझिए, बिफोर 2018, 2018 से पहले क्या लॉ था? 2018 से पहले सेक्शन नंबर 20 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोर्ट को यह बोलता था कि अगर कोई इंसान स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है, अच्छे से सुनो सब लोग, ये अगर कोई इंसान स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है तो यहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी देना कोई जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा है वो? ये हम बात कर रहे हैं 2018 के पहले की। बिफोर 2018 यहां पे ये लिखा हुआ था कि अगर कोई यहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ग्राउंड बन भी गया, देन ऑल्सो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू गिव द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की मर्जी होगी यहां पे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना भी है या नहीं देना। कोर्ट एज पर द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस अपनी डिस्क्रिशन के साथ ये देगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके दे। बट अगर कोर्ट का मन नहीं है, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के साथ ये भी बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पेंसेशन दे दीजिए। ये बात कब की है? 2018 से पहले की, राइट? बट आप सबको पता है, चाचा मुझे ये बताइए कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, इंडिया में कब से आई हुई है? कब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब से यहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? फ्रॉम विच ईयर? 2014 से। वेरी गुड, वेरी गुड। 2014 26 मई, 26 मई को अपना रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। उस दिन से बीजेपी की सरकार आई थी जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, राइट? अब बीजेपी सरकार की एक फिलॉसफी थी, हम लोग पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि बीजेपी सरकार ने क्या किया कि भाई साहब बिजनेस को इजी करना है, बिजनेस को इजी करना है हम लोगों को, कि अगर दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरा बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है तो इंडिया में जो एक जनरल प्रीव्यू है कि अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो मैं क्या करूंगा? मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी बहुत डैमेजेस मिल जाएंगी, बट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ ना। आपको पैसे मिल गए, डैमेजेस मिल गए, क्या यहां पे जो बिल्डिंग बननी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होना था, जो ग्रोथ होनी थी, वो हुई कि नहीं हुई? ग्रोथ तो नहीं हुई।
ग्रोथ तो नहीं हुई ना, बताइए मुझे, ग्रोथ तो नहीं हुई ना, टेल मी एवरीवन, नहीं हुई ना। आपको डैमेजेस मिल गए, दूसरी पार्टी केस करके बैठ गई, चलो जी कोई बात नहीं, केस नहीं हुए। इसी के साथ साथ ये भी होता था कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, अगर वो सोचती थी कि हम लोग इंडिया में आके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लें, इंडिया में आके आईफोन को मैन्युफैक्चर किया जाए, एप्पल की कंपनी अगर सोचे कि इंडिया में आते हैं, बहुत सारी लैंड यहां पे फ्री भी है, लैंड भी यहां पे सस्ती मिल जाएगी, तो वहां पे आके एक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाते हैं, वहां पे आईफोन बनाएंगे, इंडिया का फायदा होगा कि नहीं होगा? आईफोन सस्ता हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, फायदा होगा कि नहीं होगा? टेल मी, फायदा होगा कि नहीं होगा? अरे बताइए, क्लास को इंटरेक्टिव रखिए, राइट? अब फायदा होगा, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या देखते थे? वो देखते थे कि ठीक है, हम लोग इंडिया जाते हैं, हमें लैंड भी मिल जाएगी, और लैंड भी चीप मिल जाएगी, सस्ती यहां पे लैंड मिल जाएगी, साथ ही हमें यहाँ पे जो यहाँ पे वर्कर्स चाहिए होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, वर्कर्स भी, वो भी चीप सैलरी पे मिल जाएगी, सब कुछ हमें मिल रहा है, सब कुछ हमें मिल रहा है, तो इंडिया में जाके यूनिट लगाते हैं। बट फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में क्यों नहीं आ रहे थे? फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि इंडिया में अगर जिसकी लैंड उसने ली, अगर यहां पे एप्पल का मालिक इंडिया में आके लैंड ले रहा है, लेटर ऑन वो यहां पे अपने एप्पल का प्लांट बना रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा है, और वो मना कर दे कि मैं अपनी लैंड आपको नहीं दे रहा, अब कि मैं अपनी लैंड अब नहीं दे रहा, आप ये सब कुछ यहां से हटाइए, और वो कोर्ट में चला जाता है एप्पल का मालिक, और वो बोलता है, कोर्ट उसको क्या बोल रही है कि अब हम तो नहीं कुछ कर सकते, हम आपको क्या दे सकते हैं, बताइए मुझे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हम आपको क्या दे सकते हैं? डैमेजेस दे सकते हैं। तो क्या डैमेजेस लेने से यहां पे इंडिया की ग्रोथ होगी? क्या इंडिया की ग्रोथ एंड इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, ग्रोथ हो रही है ना इकोनॉमी हो रही है, क्यों सब कुछ ये हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वीक लॉस, बिकॉज ऑफ द वीक लॉस, लॉस की इंप्लीमेंटेशन वो भी अच्छे से नहीं हो रही थी, और साथ ही क्या हो रहा था, लॉस की इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो रही थी, और साथ ही हमारा लॉ तो सिर्फ यही बोल रहा था कि आप डैमेजेस ले सकते हो। तो क्यों यहां पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके ये रिस्क लेगा? इस रिस्क से बचने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में चली जाती थी, या फिर वियतनाम में चली जाती थी। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो 2020 में, जब कोविड चल रहा था, उस टाइम में बहुत सारी कंपनीज चाइना से निकल रही थी, कि चाइना में कोविड यहाँ पे ओरिजिन हुआ, तो वहां से निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी? चलो लॉ से थोड़ा हटके बात करते हैं। रिमेंबर ना, जब कोविड बहुत ज्यादा फैल गया था, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये डिसीजन उन्होंने ले लिया कि हम चाइना को छोड़ रहे हैं। अब चाइना को छोड़ने के बाद उनके पास ना दो कंट्रीज थी कि वो कौन सी कंट्री में आके अपना काम करें। वो दो कंट्रीज कौन कौन सी थी? एक तो थी इंडिया, जहां पे लैंड भी इजिली मिल जाएगी, लैंड है भी बहुत सारी, और एम्प्लॉयमेंट भी सस्ते रेट पे मिल जाएगी, वर्कर्स यहां पे मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे, कम सैलरी पे मिल जाएंगे। दूसरी कंट्री कौन सी थी ऐसी? वियतनाम। छोटी सी कंट्री है, एशिया में ही है वियतनाम, सुना हुआ ना नाम सबने वियतनाम का? छोटी सी कंट्री है वियतनाम। मैक्सिमम जितने भी यहां पे ये कंपनीज थी, इन्होंने चाइना को छोड़ के इंडिया में नहीं आए ये लोग, इंडिया में नहीं आए ये लोग, बल्कि वियतनाम में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वहां पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लॉस थे वो स्ट्रांग थे, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉस वो क्या थे? स्ट्रांग थे। समझ आई बात? समझ आई बात? इसी कारण, इसी कारण
क्योंकि इंडिया में कॉन्ट्रेक्चुअल लॉस बहुत वीक हैं, हमें यहां पे बहुत सारी अमेंडमेंट्स लेके आनी पड़ी। और ये अमेंडमेंट सिर्फ एसआरए में नहीं आई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी एक अमेंडमेंट आई, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट का एक नया लॉ बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्यों बना दिया गया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल होने चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे फुलफिल होने चाहिए। और उसी के साथ पार्लियामेंट ने ये देखा कि एसआरए में भी अभी तक ये बोला गया हुआ है कि कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि आपको ये रिलीफ देना भी है या नहीं देना। आफ्टर 2018 अमेंडमेंट, जब यहां पे ये अमेंडमेंट आई, एसआरए अमेंडमेंट 2018, तो सेक्शन 20 में मैंडेटरी कर दिया गया कोर्ट्स को कि कोर्ट्स के पास यहां पे कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट्स टू अवॉर्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, टू अवॉर्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना ही होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना ही होगा। सबको समझ आई यहां तक ऑब्जेक्टिव क्या था, अमेंडमेंट क्या क्यों आई 2018 में, पार्लियामेंट ने क्यों सोचा कि हमें इस चीज की क्यों जरूरत है। अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस माने गए तभी आपको मैंडेटरी हो जाएगी। यस नॉमन। चलो जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिलीफ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिलीफ, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। rectification of instruments. A or B, I have never attended this type of teaching. Amazing. Thank you so much नीलेश मिश्रा सर। बदल गया है, अब फॉरेन लॉ फर्म्स को भी अलाउ कर दिया इंडिया में। अब तो आ रही हैं काफी सारे यूनिट्स आ रहे हैं, यूपी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। चलो जी, थर्ड रिलीफ इज रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल राइट श्वेता, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम मान लेते हैं ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए ने बी को बोला कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा और आप अपना घर मुझे दोगे, आप अपना घर मुझे दे दोगे। 1 करोड़ का वो घर उसको बेच रहा है। अभी उस पे आएंगे नोमान। यस, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसआरए, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 करोड़ का वो घर उससे ले रहा है। क्लियर हुई बात, राइट। अब हुआ ये कि जब यहां पे घर देने का टाइम आया, जब यहां पे घर देने का टाइम आया, तो बी ने बोला कि ये ले भाई घर, मैं आपको अपना घर दे रहा हूं जो चंडीगढ़ में है, जो चंडीगढ़ में मेरा घर है वो आपका हुआ। ए ने बोला कि भाई साहब, चंडीगढ़ के घर की बात नहीं हुई थी, हमने बात की थी जो घर आपका दिल्ली में है, हमने बात की थी कि जो घर आपका दिल्ली में है वो आप मुझे दोगे 1 करोड़ में। बी ने बोला नहीं भाई, मैं तो अपने चंडीगढ़ वाले घर की बात कर रहा था, मैंने तो वो वाला घर अपना बेचना है, दिल्ली वाले घर में तो मैं खुद रहता हूं, मेरी फैक्ट्री यहां पे, ये मैं क्यों बेचूंगा, ये मैं क्यों बेचूंगा। और ए यहां पे बोल रहा है, ए यहां पे बोल रहा है कि नहीं यार, आपने यहां पे मुझे दिल्ली वाले घर की बात की थी। तो क्या यहां पे एक ये म्यूचुअल मिस्टेक हुई कि नहीं हुई? क्या यहां पे एक म्यूचुअल मिस्टेक हुई कि नहीं हुई? अब ये अगर म्यूचुअल मिस्टेक हो गई, चाहे तो यहां पे ये म्यूचुअल मिस्टेक है, तो चाहे यहां पे फ्रॉड हुआ हो,
चाहे यहां पे कोई फ्रॉड किया गया हो और उस फ्रॉड के कारण एक तरफ तो म्यूचुअल मिस्टेक और दूसरी तरफ फ्रॉड के कारण यहां पे इंस्ट्रूमेंट पे जिस घर की बात की गई थी उस घर का नाम नहीं लिखा, दूसरे घर का नाम लिख दिया। बट पार्टीज की जो रियल इंटेंशन थी, रियल इंटेंशन थी जो पार्टीज की, वो यहां पे नहीं लिखी गई, वो यहां पे नहीं लिखी गई। अब उस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कर रहे हो कि इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दो। इस इंस्ट्रूमेंट में जो एक्चुअली पार्टीज की रियल इंटेंशन थी, जो एक्चुअली में लिखा जाना चाहिए था, उसको लिख दो। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दीजिए। अब इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करना, दिस रेमेडी इज गिवन अंडर सेक्शन 26 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्या ये रेमेडी कि इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करो, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हुई है? क्या किसी भी और एक्ट में दी गई हुई है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसमें म्यूचुअल मिस्टेक से कुछ और लिखा गया, जो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया वो एक्चुअली में पार्टीज की रियल इंटेंशन नहीं थी, कुछ मिस्टेक हो गई या फिर किसी ने फ्रॉड कर दिया और जो पार्टीज की रियल इंटेंशन थी वो इंस्ट्रूमेंट में लिखी नहीं गई। अब आप क्या करोगे? अब आप चाहते हो कि इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दो, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवाने के लिए सेक्शन नंबर 26 ऑफ द एसआरए में एप्लीकेशन फाइल करोगे बिफोर द कोर्ट कि ये इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दो। क्लियर हुई बात? बहुत इजी प्रोविजन है, एक ही सेक्शन है, सिंगल सेक्शन है, एक ही सेक्शन है। क्लियर हुई बात? मूविंग ऑन, रेमेडी नंबर 4, that is rescission of contracts. Rescission what is the meaning of the word recession? Tell me. कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना, रिसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिसाइंड? रिसाइंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स क्या मतलब होता है इसका? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देना, कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कर देना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे खत्म कर देना कि हमारा अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो पार्टीज की पोजीशन थी, स्टेटस क्यूओ जिसको हम बोलते हैं, स्टेटस क्यूओ ऑफ द पार्टीज की जो पोजीशन थी बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, उसी यहां पे सेम सिचुएशन पे ले आना कि अब हमें इस तरह से आगे बढ़ना है कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को हमने रिसाइंड कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट को हमने रिसाइंड कर लिया है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट को आप यहां पे रिसाइंड कर सकते हो? कौन से कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसाइंड कर सकते हो? सी, जब यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नेचर का होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब यहां पे एक पार्टी के पास ये राइट होता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अब वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। क्या डिक्लेयर कर सकते हो? नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। बट वो पार्टी को राइट क्यों मिलेगा? जब दूसरी पार्टी ने यहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से लिया हो? बाय द यूज ऑफ कोएर्शन, कि आपने ए के साथ जबरदस्ती करके, आपने ए को फोर्स करके ये कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया और उस पे उसके साइन करवा लिए। ऐसा हुआ? ए और बी ने
ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें बी ने ए के साथ यहाँ पे जबरदस्ती की कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करो, नहीं तो उड़ा दूंगा, नहीं तो उड़ा दूंगा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ए की फ्री कंसेंट के साथ हुआ? ए की फ्री कंसेंट के साथ हुआ? नहीं हुआ ना? टेल मी, ए की फ्री कंसेंट के साथ नहीं हुआ। इट मीन्स जब यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर की बात की जाएगी, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल मीन्स कि जिस बंदे के साथ यहां पे फोर्स यूज की गई, दैट पार्टी हैव अ राइट टू डिक्लेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि अब यहां पे जो वॉइडेबल था उसको वो वॉइड करवा देगा। राइट राइट, यानी कि अगर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लोगे, रिसाइंड कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट को, रिसाइंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर लिया तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पार्टीज की जो पोजीशन थी, पार्टीज की जो पोजीशन थी वो सेम टू सेम पोजीशन स्टेटस क्वो मेंटेन हो जाएगा, स्टेटस क्वो मेंटेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एवरीवन गॉट इट? ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोएर्शन यूज की गई, अगर कोएर्शन यूज की गई किसी पार्टी के ऊपर तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी केस में अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया जाए, हर्षदा दिसेल, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, देन ऑल्सो इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसी केस में जिस बंदे ने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया वो बंदा अनसाउंड माइंड का था, अनसाउंड माइंड का था, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ आ रही है बात? तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर उसी केस में कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमें क्या समझना है, हमें अभी क्या समझना है ओवरव्यू में, कि इन ऑल द केसेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस केस में अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, राइट? मान लीजिए मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे ऊपर किसी ने प्रेशर डाला और एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवा लिए, मैंने साइन कर दिए, बट वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने पर साइन कर दिए, राइट? अब जब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो मैं क्या चाहता हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, मैं उसको रिसाइंड करना चाहता हूं, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना चाहता हूं, यानी कि खत्म करना चाहता हूं। तो इस रिसाइंड के लिए हम सेक्शन 27 टू सेक्शन 30 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये एप्लीकेशन फाइल करके इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर लेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो जी, एक तो आपने देख लिया कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल तो हम इसको रिसाइन कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड भी होता है यहां पे इसको रिसाइन करने का, दैट इज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल। जब कॉन्ट्रैक्ट यहां पे अनलॉफुल होता है, आदित्य आपका ही आंसर आ गया, not only in the cases of voidable contracts but also in the cases of the unlawful contracts. all right, क्लियर हुई बात आदित्य? जब यहां पे कोई अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे होता है अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट? अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे एक पर्टिकुलर नशा है, वो बहुत अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर नशा है जो कि यूरोप में मिलता है, जो कि यूरोप में मिलता है, ऑल राइट। अब हुआ ये, आदित्य ने मुझे कॉल किया कि सर मैं ना
10 दिन के लिए आपकी क्लास अटेंड नहीं कर सकता, मैं ना यूरोप घूमने जा रहा हूँ फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ यूरोप घूमने जा रहा हूँ, तो मैंने आदित्य को बोला कि अच्छा तू यूरोप जा रहा है, तो ऐसा करियो, मेरे मेरे लिए ना वहां से एक पर्टिकुलर नशा मिलता है, वहां पे कोई ड्रग्स मिलते हैं वहां पे, वो लेकर आइयो, वो लेकर आइयो। तो ये बोलता है कि सर आपने बोल दिया तो मैं पक्का लेकर आऊंगा। तो हम दोनों ने यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम दोनों ने यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने इसको ये भी बोल दिया, एक लीगल ऑब्लिगेशन भी डाल दी कि अगर तू मेरे से यहाँ पे मेरे लिए वो अगर तू ड्रग्स ना लेकर आया तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा नहीं। अब बाकी क्लासेस में जाके ये मत बोलना कि मोंगा सर तो बोल रहे थे कि यूरोप से ड्रग्स लेकर आने हैं। ओके, ऑलराइट, मजाक है ये क्लास में। अब यहां पे हुआ ये कि ये यूरोप से वापस आ गया, ये यूरोप से वापस आ गया, राइट। बट ये वो ड्रग्स लेकर नहीं आया, ये वो ड्रग्स लेकर नहीं आया। तो मैंने इसको बोला कि भाई साहब आपने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया क्योंकि आप मेरे लिए वो ड्रग्स लेकर नहीं आए। तो यहां पे कौन गया था यूरोप, आदित्य। आदित्य के पास क्या राइट होगा, आदित्य के पास वो राइट है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट था। अनलॉफुल क्यों था, क्योंकि वहां पे एक वो अनलॉफुल काम करने वाला था जो कि ड्रग्स इंडिया में लेकर नहीं आ सकते। वो यूरोप में वैलिड है, यूरोप में लीगल है, इंडिया में इनलीगल है, तो एक अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल। तो ये क्या करेगा, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर लेगा, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है। सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 30 ऑफ द एसआरए टॉक्स अबाउट द रेमेडी ऑफ रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, टॉक्स अबाउट द रेमेडी ऑफ रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर हुई बात। रिसाइंड का मतलब होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कब कर सकते हो, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है, सेक्शन नंबर 14 से लेके सेक्शन नंबर 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको कुछ बातें बताई गई हैं जहां पे ये लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वो कौन कौन सी बातें हैं, अगर किसी ने किसी के ऊपर फोर्स करके, कोएर्शन करके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवाए हैं, धक्के से उसके ऊपर साइन करवाए हैं, तो वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी कि जिसके ऊपर वो प्रेशर डाला गया वो बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है, राइट। दूसरा पॉइंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपके ऊपर आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस था, तो आपने कुछ अलग से साइन कर दिए किसी के इन्फ्लुएंस में आके, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल हो सकता है, राइट। उसी तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक पार्टी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में अनसाउंड माइंड की थी। अब वो अनसाउंड माइंड की पार्टी थी तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कैसे कर दिए, उनको तो कॉन्ट्रैक्ट समझ ही नहीं आया, तो अब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। प्रिया जी समझ आ रहा है आपको, प्रिया सिंह समझ आ रहा है आपको, राइट। मोनिका बनर्जी, माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वॉइड, वॉइडेबल नहीं होता वो, इट इज ऑलवेज वॉइड। देयर इज अ जजमेंट, मोइरी बीबी की जजमेंट है 1909 की, माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब भी आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल है, अब आप चाहते हो कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, उस खत्म करने का जो राइट है, जो रेमेडी है, वो आपको एसआरए ने दी है सेक्शन 27 में, किसके रूप में, कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो। गॉट इट, गॉट इट एवरीवन। रिलीफ नंबर, कौन सा रिलीफ आ गया अब हमारा, पॉइंट नंबर 5, 5 में आ गया कि 6 आ गया,
रिकवरी ऑफ पोजेशन कौन सा है, आप लोग मुझे बताओ, लिख रहे होगे। पॉइंट नंबर 5, वेरी गुड। वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पता लगेगा, वो अभी नहीं बता पाएंगे हम, मतलब बता तो अभी भी पाऊंगा, बट अभी ये बताना है आपको। ऑलराइट, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, जो आउट ऑफ द टॉपिक है, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। चलो जी, अनदर इज कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट को कैंसल कर देना। हुआ ये, एक अंकल जी थे, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, बट उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उनका नाम था मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट नाउ उनकी अब हेल्थ खराब रहने लग गई, वो डेथ बेड पे हैं, कभी भी वो गुजर सकते हैं, राइट। अब क्या हुआ, इन्होंने यहां पे मरने से पहले एक विल लिखी। इन्होंने मरने से पहले एक विल लिख दी। विल क्या होती है आपकी हिंदी में? वसीयत। मरने से पहले उसने अपनी एक विल लिख दी कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टीज इन सब के पास जानी चाहिए, ये प्रॉपर्टी उसके पास जानी चाहिए, ये प्रॉपर्टी उसके पास जानी चाहिए, राइट। ये आप अपनी विल में लिख देते हो। अब यहां पे जब इसने ये विल लिखी, तो यहां पे ही वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन, तो उनकी यहां पे हेल्थ खराब थी, ज्यादा सोच नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने दो ही बच्चों को दे दी, S1 और S2 को ये प्रॉपर्टी दे दी कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे जाने के बाद मेरे दो बेटों को मिलेगी। इनका एक और भी बेटा था जो कि लंदन में पढ़ रहा था, अमीर ज्यादा था, काफी पैसे थे, प्रॉपर्टी काफी थी फादर जी के पास। तो क्या हुआ, एक बच्चे को बाहर भेजा हुआ था पढ़ने के लिए, बट जब ये उन्होंने विल लिखी तो ये भूल गए कि मेरा एक और भी बेटा है जो कि लंदन में रहता है। ये भूल गए कि मेरा एक और भी बेटा है जो कि लंदन में रहता है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने एक और विल लिख दी। इन्होंने एक और विल लिख दी, विल नंबर 2। विल नंबर 2, जहां पे इन्होंने अपना सही काम कर दिया कि मेरे 3 बेटे हैं, S1, S2 एंड S3। सारी की सारी प्रॉपर्टी इन तीनों को इक्वली मिलनी चाहिए, इन तीनों को इक्वली मिलनी चाहिए, राइट। यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि जो यहां पे जो विल नंबर जो 1 थी, वो यहां पे ऑपरेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉट ऑपरेटिव, क्योंकि लेटर ऑन मरने से पहले उन्होंने एक और विल बना दी जो कि एक वैलिड विल है, जो कि एक वैलिड विल है। क्लियर हुई बात यहां तक? मिस्टर ए ने एक विल लिखी, एक विल लिखी, उसमें उन्होंने विल में अपने 2 बेटों को सारी की सारी प्रॉपर्टी दे दी, 2 बेटों को सारी की सारी प्रॉपर्टी दे दी। अब आपको मैं ये बता दूं, एक सिंपल सा लॉ है कि विल के केस में, वसीयत के केस में, मरने से पहले जो आपने आखिरी वसीयत लिखी होती है ना, वो ही वसीयत वैलिड होती है। अब अगर मान लीजिए मैं आज एक विल लिख दूं, आज मैं कोई विल लिख दूं और 5 साल बाद फिर एक विल लिख दूं, 10 साल बाद फिर एक विल लिख दूं, जिस दिन मैं मरूंगा कौन सी विल वैलिड होगी? मरने से पहले जो लास्ट पे मैंने विल लिखी होगी वो विल होती है वैलिड। क्लियर हुई यहां तक बात सबको? अब इस केस में क्या हुआ, इन्होंने एक यहां पे विल लिख दी जिसमें अपने 2 बच्चों को सारी की सारी प्रॉपर्टी दे दी। लेटर ऑन
उनको ध्यान आया, तबीयत खराब थी, पता नहीं कैसे वो विल लिख दी, भूल चुके थे कि मेरा एक बेटा तो लंदन में पढ़ता है, तो मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो अच्छी बात है, मैं अभी मुझे याद आ गया, अभी तो मैं जिंदा हूं, तो उन्होंने एक विल और लिखी जहां पे तीनों बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी, तीनों बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी। अब वैलिड विल तो ये है ना, ये एक वैलिड विल है या नहीं है, ये एक वैलिड विल है या नहीं है। S3 लंदन से वापस आया घर पे, S3 जो तीसरा बेटा था लंदन से वापस आया, आगे बोला अब देखो पापा, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाया हूं मैं, आपसे प्रॉमिस किया था कि जॉब भी ले लूंगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के अब मुझे वहां पे जॉब भी मिल गई, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। और पिताजी सोच रहे हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक विल लिखी थी और मैं इसको तो भूल ही गया था, इसको तो मैं भूल ही गया था। पिताजी ने यहाँ पे तीसरे बेटे को बोला कि बेटा मेरे से ना एक गलती हो गई, बेटा यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई, और गलती में मैंने क्या किया, तुझे पता ही है कि मेरी तबीयत तो अब खराब रहती है, मैंने एक वसीयत लिखी थी जहां पे मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों को दे दी, और ये दोनों निकम्मे ऐसे, इन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि एक मेरा और भी बेटा है लंदन में जो पढ़ रहा है, अब मुझे ना एक विल और लिखनी है। तो ये लंदन से आया बेटा, उसने क्या बोला, पिताजी ऐसे कैसे, अभी के अभी विल लिखिए, अभी के अभी विल लिखिए। तो पिताजी ने एक विल और लिख दी कि मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी अब मेरे तीनों बच्चों को मिलेगी, तीनों बच्चों को मिलेगी। समझ आ गई यहां तक स्टोरी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब पिताजी मर गए, पिताजी तो मर चुके हैं, बट जो ये विल नंबर 1 थी, ये तो अब यहां पे कैंसल होनी चाहिए ना, इसको तो कैंसल करना पड़ेगा ना। S3 को, S3 के मन में एक डर होगा कि नहीं होगा, उसके यहां पे मन में एक फियर होगा कि नहीं होगा, कि एक विल है जो कि उनके पास है, मेरे बड़े भाइयों के पास है एक विल, जिस विल के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी उन दोनों को मिलेगी। अब मैं तो लंदन रहता हूं, तो मुझे डर लग रहा है कि ये लोग ना कोर्ट में केस फाइल करके अकॉर्डिंग टू द विल प्रॉपर्टी सारी अपने आप में डिवाइड कर लेंगे। बट पिताजी ने एक विल और बना दी है, बट डर तो रहेगा ना, एक डर तो रहेगा ना कि एक विल उनके पास है, कोर्ट को कैसा पता लगेगा कि दूसरी विल भी लिखी है, कोर्ट को तो नहीं पता ना कि दूसरी विल लिखी है। अब इस डर को खत्म करने के लिए, यानी कि जब आपको एक एप्रीहेंशन है, जब आपको एक एप्रीहेंशन है कि एक इंस्ट्रूमेंट, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक विल ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी है, जिसके साथ आपको इंजरी हो सकती है, जिसके साथ आपको लीगल इंजरी हो सकती है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कोई और लेके जा सकता है। जब आपको ये डर है तो सेक्शन नंबर 31 से लेके 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको ये बोलता है कि अब आप यहां पे जो विल नंबर 1 थी, इस डॉक्यूमेंट को कैंसल करवा सकते हो, जिस डॉक्यूमेंट के कारण आपको यह डर लग रहा है कि आपके यहां आपके राइट्स को वॉयलेट कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 6, एक और आपकी रेमेडी है डेक्लरेटरी डिक्री। डेक्लरेटरी डिक्री, डेक्लेरेशन का मतलब होता है कि कोर्ट यहां पे डिक्लेयर कर दे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, कोर्ट यहां पे डिक्लेयर कर दे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। क्या हुआ
मिस्टर ए ने एक लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनानी शुरू की, एक बिल्डिंग बनानी शुरू की। मिस्टर ए के पास एक लैंड थी। चलो जी, अब क्या हुआ, मिस्टर ए के पास एक जमीन थी, मिस्टर ए के पास एक जमीन थी। तो मिस्टर ए ने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाता हूं, मैं इसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाता हूं और उस पर फ्लैट्स बना के लोगों को फ्लैट्स बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा। बड़ा अच्छा आइडिया भाई, पैसे कमाऊंगा, बढ़िया बिल्डिंग बनाऊंगा, लैंड मेरी है, जमीन मेरी है, पैसे कमाऊंगा, अच्छी बात है जी। हुआ ये कि जब यहां पे ये बिल्डिंग बना रहा था ना, जब यहां पे ये बिल्डिंग बना रहा था, तो मिस्टर बी सबको बोल रहे थे कि जो ये ए है ना, ये मेरी जमीन पे बिल्डिंग बना रहा है, कि जो ये यहां पे लैंड है ना, लैंड, इस लैंड का ऑनर मैं हूं, इस लैंड का ऑनर मैं हूं। इसको पता ही नहीं है कि इसके पिताजी ने ये लैंड मुझे दे दी थी, इसको पता ही नहीं है कि ये लैंड तो मेरी है, जिस लैंड के ऊपर ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग को बना रहा है। बनाने दो, सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो ए को यहां पे डर लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए मुझे। ए को यहां पे डर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, कि भाई साहब ये बंदा सबको बोल रहा है कि जमीन इसकी है और मैं यहां पे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दूं करोड़ों की, और बाद में मुझे पता लगे कि ये जमीन ही इसकी है। बेसिकली बी क्या कर रहा है, ए को क्या लग रहा है कि जो टाइटल है, लैंड का जो टाइटल है, टाइटल का मतलब ऑनरशिप, लैंड का जो ऑनर है वो मैं हूं, ये ए को लग रहा है। और बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, बी इज डिनाइंग एस टाइटल टू द लैंड। बी यहां पे डिनाई कर रहा है कि आपका वो टाइटल है ही नहीं, टाइटल इज विद मी, टाइटल यहां पे मेरा है, ऑनर उस लैंड का मैं हूं। अब वहां पे उसने प्रॉपर्टी खड़ी करनी है, बिल्डिंग बनानी है, तो ए यहां पे एक सूट फाइल करेगा, ए यहां पे बी के अगेंस्ट एक केस फाइल करेगा, सेक्शन 34, सेक्शन 35, ये दोनों बात करते हैं डेक्लेरेशन डिक्री की। सूट फाइल करने का कि कोर्ट हमें यह बता दे कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है, इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है। यानी कि एक डेक्लेरेशन मांग रहा है, ए यहां पे कोर्ट से एक डेक्लेरेशन मांग रहा है कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि ये प्रॉपर्टी ए की है या फिर बी की है। क्योंकि अगर मेरी है तो मैं इस पे अपनी प्रॉपर्टी बनाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, अगर बी की है तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को अपना ना समझूं। यानी कि पर्पस क्या होगा यहां पे, पर्पस होगा कि आपको अपने लीगल राइट्स पता लग जाएं, स्टेबलाइज द लीगल राइट्स, आपको पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है भी कि नहीं है। टू स्टेबलाइज द लीगल राइट्स, आप कोर्ट को यह बोल रहे हो कि आप एक डेक्लरेटरी डिक्री मेरे फेवर में पास कर दीजिए, जहां पे आपको यह बोलना है कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल, इस प्रॉपर्टी का ऑनर मैं हूं। क्लियर हुई बात। पॉइंट नंबर 7, इंजंक्शंस। इंजंक्शन तो आपने पहले कभी सुना होगा नाम, इंजंक्शन का नाम तो सुना होगा, इंजंक्शन का नाम तो सुना होगा। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। कोर्ट एक ऑर्डर लगा देती है स्टे का, इंजक्ट कर देती है, इंजक्ट मतलब रोक देती है, स्टे कर देती है आपको
कि इस दिन के बाद इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी हलचल नहीं होगी, कोई भी हलचल नहीं होगी। अब अगर हम इंजंक्शंस की बात करते हैं, इंजंक्शंस दो तरह की होती है, इंजंक्शंस दो तरह की होती है। एक होती है टेम्पररी इंजंक्शन और एक होती है परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन तो आपको सीपीसी में दी गई हुई है, टेम्पररी इंजंक्शन तो आपको सीपीसी में दी गई हुई है, बट परमानेंट इंजंक्शन का रिलीफ आपको एसआरए में दिया गया है, एसआरए में दिया गया है। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? ए और बी में एक केस चल रहा है रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है ए और बी में। ड्यूरिंग द केस, ड्यूरिंग द केस ए ने यहां पे कोर्ट को बोला कि बी इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है या फिर इस प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो क्या केस का कोई फायदा होगा? जो केस उन्होंने किया उसका कोई फायदा होगा? इसी कारण यहां पे वो क्या बोलते हैं कि एक इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दो, एक इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दो, यानी कि स्टे ऑर्डर पास कर दो, यानी कि पार्टीज को यह बोल दो कि अब प्रॉपर्टी में कोई भी हलचल नहीं होगी, कोई भी इंसान इस प्रॉपर्टी में जाके इसको डैमेज नहीं करेगा, जैसे प्रॉपर्टी है वैसे की वैसी रहेगी। अब यहां पे ये जो ऑर्डर है ये टेम्पररी भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए, और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी ऑर्डर आपको सीपीसी में मिलता है, परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर यानी कि जब डिक्री आ जाती है कि अब इस पर्टिकुलर दिन के बाद ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए की हुई, इसके बाद बी के ऊपर एक परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर लगाया जा रहा है, परमानेंट इंजंक्शन का स्टे ऑर्डर लगाया जा रहा है कि अगर बी ने इस प्रॉपर्टी को आके डैमेज करने की कोशिश की या फिर किसी और को बेचने की कोशिश की गलती से भी, जानबूझ के भी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? बी को उस केस में सिविल प्रिजन में भी लेके जाया जा सकता है। क्लियर हुई बात? बट अगर हम एसआरए की बात करें तो एसआरए में वी ओनली टॉक अबाउट द परमानेंट इंजंक्शन। गॉट इट एवरीवन? क्लियर एवरीवन? सेक्शन इज सेक्शन नंबर 36 से लेकर सेक्शन नंबर 44 तक आपका सारा का सारा इंजंक्शन से ही डील करता है। ऑल राइट, सेक्शन 36 टू सेक्शन 44 तक इंजंक्शन से डील करता है। क्लियर आकांक्षा? गॉट इट एवरीवन? चलो जी, अब आप लोग मुझे बताओगे कि कौन कौन सी रेमेडीज है, जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन कौन सी रेमेडीज है। पॉइंट नंबर 1 क्या अपना, आप लोग बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताइए। पॉइंट नंबर 1 क्या अपना? एडिशनल रेमेडीज जो एसआरए आपको देता है वो कौन कौन सी है? रिकवरी ऑफ पोजेशन, वेरी गुड, रिकवरी ऑफ पोजेशन। पॉइंट नंबर 2 क्या आपका? पॉइंट नंबर 2 क्या आपका? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट की यहां पे स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कर दो। पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका? टेल मी पॉइंट नंबर 3 क्या है? सेक्शन नंबर 26 में रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स। पॉइंट नंबर 4 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स को रिसाइंड करना, रिसाइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। पॉइंट नंबर 5 क्या है? कैंसलेशन
ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। पॉइंट नंबर 6 क्या है? डेक्लेरेटरी डिक्री। और पॉइंट नंबर 7 क्या है? इंजंक्शंस। इंजंक्शंस। टोटल आपके जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 44 तक आपका एसआरए है। टोटल आपके 44 सेक्शंस हैं। रिकवरी ऑफ पोजेशन आपका डील करता है सेक्शन नंबर 5 से लेके 8 तक। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका डील करता है सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 25 तक। रेक्टिफिकेशन 26 में। रिसाइंड आपका बात करता है 27 से 30 तक। कैंसिलेशन आपका बात करता है सेक्शन 31 से लेके 33 तक। डेक्लेरेटरी डिक्री बात करता है सेक्शन 34 एंड 35 एंड आफ्टर दैट सेक्शन 36 से लेके सेक्शन 44 तक आपका बात करता है इंजंक्शन की। इज इट क्लियर? एवरीवन गॉट इट? ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन in the next class. Jai Hind.